नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। ईरान चीन के बीच होने जा रही 400 अरब डॉलर की महाडील से ठीक पहले ही भारत पर इसके दुष्प्रभाव दिखने लगे हैं। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने कहा है कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है, इसलिए वे अब खुद ही चाबहार रेल परियोजना को पूरा करेगा। ईरान के इस ऐलान से भारत को बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। ये रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी है। पिछले सप्ताह ईरान के ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने 628 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक को बनाने का उद्घाटन किया था। इस रेलवे लाइन को अफगानिस्तान के जरान सीमा तक बढ़ाया जाना है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। ईरान के रेलवे ने कहा है कि वह बिना भारत की मदद के इस परियोजना पर आगे बढ़ेगा। इसके लिए वह ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड 40 करोड़ डॉलर की धनराशि का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। ये परियोजना भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बनाई जानी थी। इसके लिए ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। पूरी परियोजना पर करीब 1.6 अरब डॉलर का निवेश होना था। इस परियोजना को पूरा करने के लिए इरकान के इंजीनियर ईरान गए भी थे, लेकिन अमेरिका प्रतिबंधों के डर से भारत ने रेल परियोजना पर काम को शुरू ही नहीं किया। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के लिए छूट दे रखी है, लेकिन उपकरणों के सप्लायर नहीं मिल रहे हैं। भारत पहले ही ईरान से तेल का आयात बहुत कम कर चुका है। बता दें कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान और चीन जल्द ही एक महाडील पर समझौता कर सकते हैं। इसके तहत चीन ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल खरीदेगा। वहीं इसके बदले में पेचिंग ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं, ड्रैगन ईरान की सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने में भी मदद करेगा। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान के साथ भारत के रिश्ते नाजुक दौर में हैं। चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर है। भारत को भी अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल बनाम ईरान में से किसी एक देश को चुनना पड़ सकता है। वीडियो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद ओली अपने ही घर पर घिर गए हैं। नेपाल के कई नेताओं ने खुलकर ओली के इस बयान का विरोध किया है। नेताओं ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच वैसे भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ओली को ऐसे दावों से बचना चाहिए। ओली अपनी सत्ता को जाते हुए देख लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को उन्होंने दावा किया कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। ओली पहले कह चुके हैं कि भारत उनको सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा है। ओली ने सवाल किया कि उस समय आधुनिक परिवहन के साधन और मोबाइल फोन नहीं था, तो राम जनकपुर तक कैसे पहुंचे। राष्ट्रीय प्रजातंत्री पार्टी के सह अध्यक्ष कमल थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के निराधार अप्रमाणित बयानों से बचना चाहिए। थापा ने ट्वीट किया, ऐसा लग रहा है कि पीएम तनावों को हल करने के बजाय नेपाल भारत संबंधों को और खराब करना चाहते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वागले ने चेतावनी दी कि भारतीय मीडिया कल पीएम के बयान से विवादास्पद सुर्खियां बटोर सकता है और बना सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री के अयोध्या बयान को खबरों पर टिप्पणी करते रहे हैं। कुछ हास्यास्पद, कुछ इसे हल्के में ले रहे हैं, जबकि कुछ गंभीरता से दावों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पीएम ने इस घटना का उल्लेख किया था कि कई बुद्धिजीवी यह कहने के लिए उनका मजाक उड़ाएंगे कि राम नेपाल के थे। नेपाल में कई दिनों से केपी ओली के इस्तीफे की मांग उठ रही है। बजट सत्र को स्थगित करने के बाद अब केपी ओली एक अध्यादेश लाकर पार्टी को तोड़ सकते हैं।
सूत्रों से हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को जानकारी मिली है कि ओली वहां मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के संपर्क में है, जिनसे उन्हें सपोर्ट मिल सके। दरअसल ओली अध्यादेश लाकर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में बदलाव कर सकते हैं। इससे उन्हें पार्टी को बांटने में आसानी होगी। यह सब चीन और पाकिस्तान के समर्थन से हो रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस द्वारा फैलने वाला एक संक्रमित रोग है। इसके सामान्य लक्षण तो बाकी सीजनल फ्लू जैसे ही होते हैं, लेकिन ये बीमारी उन मौसम जनित बीमारियों से अधिक घातक है। इसकी वजह है कोरोना वायरस में लगातार होता म्यूटेशंस और इसकी अलग अलग स्ट्रेन्स का विकसित होना। जैसे जैसे इस वायरस के बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स को नई जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे इस बीमारी से जुड़े नए लक्षण और इसके कारण होने वाली अन्य दिक्कतों के बारे में पता चल रहा है। कोविड-19 से पीड़ित मरीजों में 80% केस माइल्ड होते हैं, जो एक रेगुलर कोल्ड की तरह अनुभव कराते हैं और रिकवर हो जाते हैं। इनमें अक्सर किसी खास इलाज की जरूरत नहीं होती। कई बार मरीज को इसका पता भी नहीं चलता कि वह कोविड-19 से ग्रसित है। अब तक कई अलग अलग देशों की रिसर्च और उनकी आपसी तुलना के आधार पर हर 6 में से एक व्यक्ति पर कोरोना का असर बहुत गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है। ये स्थिति खासतौर पर उन लोगों में देखने को मिलती है जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, जैसे हार्ट की बीमारी, बीपी, डायबिटीज या कोई क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे अस्थमा का रोग। कोरोना के कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो हर मरीज में देखने को नहीं मिलते हैं। इसकी वजह अभी साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन एक्सपर्ट का अनुमान है कि ऐसा व्यक्ति की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक स्थिति के साथ ही मेडिकल हिस्ट्री पर भी निर्भर करता है। नेशनल हेल्थ सर्विस यूके में कोविड-19 के कुछ खास लक्षण देखे गए। इनमें रोगी का बॉडी टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, इतना अधिक कि यदि व्यक्ति अपने चेस्ट और पीठ पर हाथ लगाए तो उसे बहुत अधिक गर्मी का एहसास होता है। वीडियो प्लाज्मा थेरेपी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए उम्मीद बन गई है, मगर पैसा कमाने का साधन प्लाज्मा बनता नजर आ रहा है। पूरी प्लानिंग और योजना के साथ एक नेटवर्क तैयार कर रहे ये धंधा चलाया जा रहा है। एनपीटी की टीम की पड़ताल में वह शख्स मिला जिसने दावा किया कि वह प्लाज्मा डोनर उपलब्ध करा सकता है, लेकिन इसके लिए पैसा चुकाना होगा। उसने ये भी कहा कि वह दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी डोनर उपलब्ध करा सकता है। जिस शख्स से बात हुई उसने अपने दावे में डोनर उपलब्ध कराने की बात कही। बातचीत से साफ था कि इस नेटवर्क में कई और लोग भी हैं और इसमें डोनर भी पैसे बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर प्लाज्मा डोनेशन कराना है तो सरकारी बैंक में जाकर डोनेट करे। वहां तो सरकार आने जाने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अगर सरकारी प्लाज्मा बैंक से अलग प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है तो जाहिर है कि इसके जरिए पैसा कमाने की कवायद हो रही है। प्लाज्मा डोनर का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब कंटेनमेंट जोन से किसी को छुट्टी मिलती है तो वहां से छुट्टी मिलने वाले की एक सूची जारी होती है। ये सूची इस नेटवर्क को हैंडल करने वाले लोग हासिल करते हैं। सूची में मरीज का नाम, उसका उम्र, उसके अलावा उसका फोन नंबर भी होता है। सूत्र बताते हैं इसके बाद रिकवर मरीज से संपर्क किया जाता है और उन्हें प्लाज्मा डोनेशन के लिए तैयार किया जाता है। वो बताते हैं जो तैयार हो जाते हैं उन्हें ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। फिर बाद में डिमांड के अनुसार प्लाज्मा डोनेशन के लिए वे जाते हैं। इस डोनर के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। प्लाज्मा का ये खेल व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑपरेट हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि एक नहीं कई ग्रुप्स हैं। डिमांड आने पर उसे ग्रुप में डाल दिया जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता है वह डोनेशन के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद डोनर अपने डिमांड रखता है। उस डिमांड को प्लाज्मा देने वाले को पूरा करना होता है। दिल्ली, नोएडा के अलावा शहर से बाहर भी डोनर उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि दूसरे शहर के लिए फिक्स रकम के अलावा आने जाने का खर्च उठाना पड़ता है। मुंबई भी डोनर भेजने का दावा किया गया है। डोनर उपलब्ध कराने का दावा करने वाले शख्स से जब रेट कम करने की बात की गई तो उसने साफ साफ कहा कि 70,000 से कम नहीं लगेगा। हॉस्पिटल तो 3 से 3.5 लाख तक ले रहा है। डोनर के दावे में अगर जरा भी सच्चाई है तो यह न केवल चिंता की बात है बल्कि गंभीर मसला है। अगर इसमें सच्चाई है तो इससे पर्दा उठना चाहिए।
मुंबई की स्टैंड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ को रेप की धमकी देने वाले आरोपी शुभम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुभम को गुजरात में वडोदरा से अरेस्ट किया गया है। रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अग्रिमा को रेप की धमकी देने वाले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। महिला आयोग के आदेश के बाद साइबर क्राइम टीम ने शुभम के खिलाफ एक्शन लिया। 26 साल के शुभम ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में अग्रिमा अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रस्तावित मूर्ति के बारे में चुटकुले सुनाते हुए दिख रही हैं। शुभम अपनी कार में बैठा है और आरोप है कि वह अग्रिमा को रेप की धमकी दे रहा है। शुभम की इस धमकी को लेकर तमाम लोग अग्रिमा के पक्ष में आ गए। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा समेत कई लोगों ने शुभम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शुभम के वीडियो पर विवाद होने पर उसने अपना वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया और अग्रिमा से माफी मांगी। उसने ये भी कहा कि उसने अग्रिमा का कोई रेप की धमकी नहीं दी। आपको बता दें कि अग्रिमा का ये वीडियो अप्रैल 2019 का है। बीते 3 दिनों से ये अचानक वायरल हो गया। सोशल मीडिया में अग्रिमा के खिलाफ मुहिम सी छिड़ गई। इधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी पुलिस को अग्रिमा के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर लिया और माफी भी मांगी। डीसीपी क्राइम जयदीप सिंह जडेजा ने बताया कि अग्रिमा के खिलाफ आईटी एक्ट और दूसरी संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं मुंबई से सटे पालघर से उमेश उर्फ इम्तियाज शेख को उनके आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया है। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेकार करने वाले मानवीय एंटीबॉडीज में एक ऐसी चीज की पहचान की है जो एक तरह से कई एंटीबॉडी में सामान्य तौर पर पाया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे कोविड-19 का सफल टीका बनाने में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने एक खोज ऐसे समय पर की है जब कोरोना महामारी से अब तक 5,76,1500 लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया में कई टीके क्लिनिकल ट्रायल के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के खिलाफ कारगर तरीके से काम करने वाले मानवीय एंटीबॉडीज के महत्वपूर्ण अवयव के बारे में अभी जानकारी अस्पष्ट है। साइंस जर्नल में प्रकाशित इस महत्वपूर्ण अध्ययन में अनुसंधानकर्ताओं ने करीब 300 मानवीय SARS-CoV-2 एंटीबॉडीज की जांच की और पाया कि वायरस के खिलाफ सबसे प्रभावी तरीके से काम करने वाले में एक ही जीन शामिल रहा है। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि SARS-CoV-2 प्रोटीन को बढ़ाने और इसे मेजबान कोशिका के सरफेस रिसेप्टर ACE2 से बांधने और मानवीय कोशिका को संक्रमित करने के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का इस्तेमाल करता है। उन्होंने बताया कि वैसे एंटीबॉडीज जो RBD को निशाना बना सकते हैं और ACE2 से जुड़ाव का रास्ता बंद कर सकते हैं, उसकी मांग ज्यादा हो रही है और उनमें से कई का पता लगाया जा चुका है। मौजूदा अध्ययन में स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के युवांग मैंग ने इस तरह के 294 RBD की सूची का मूल्यांकन किया। उन्होंने पाया कि IGHV जीन परिवार का एक जीन, जिसे IGHV353 कहा जाता है, उसका इस्तेमाल वायरस के प्रोटीन बढ़ने वाले RBD को निशाना बनाने में ज्यादा होता है। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि IGHV353 एंटीबॉडीज में न केवल वायरस के बदलाव की दर कम है, बल्कि वायरस को खत्म करने के भी ज्यादा प्रभावी है। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 16 से 31 जुलाई तक बिहार में फिर से लगेगा लॉकडाउन। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि नगर निकाय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल और प्रमुख अनुमंडल 15 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लॉकडाउन के लिए 16 से 31 जुलाई तक के लिए गाइडलाइंस भी तैयार की जा रही है। सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इस महामारी का ना तो कोई टीका है और ना कोई दवाई। इससे बचाव का सिर्फ एक ही माध्यम है कि वे अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखें, तभी हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं और इसे हरा सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद लोग दिशा निर्देश को मानने को तैयार नहीं है। अब पार्टी दफ्तर में भी कोरोना संक्रमण का खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है।
दरअसल सोमवार को बीजेपी के 75 सैंपल लिए गए, जिसमें से 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बड़े नेताओं की बात करें तो इसमें प्रदेश संगठन के महामंत्री नागेंद्र नाथ, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, राधा मोहन शर्मा और राजेश वर्मा शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले भी और बिहार विधान परिषद के सभापति भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना की दहशत दिखाई दी थी कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी बढ़ी हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से ज़्यादातर राजनीति पार्टी अपनी मीटिंग्स वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कर रही है, लेकिन पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं में भी कोरोना संक्रमण का प्रकोप दिख रहा है। राजनीतिक दल के नेताओं के साथ सरकारी अधिकारियों में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के अपर मुख्य सचिव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल वह होम क्वारंटीन में बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इनके अलावा सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मियों के लगातार कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से बचाएगा रेलवे का ये एक स्पेशल कोच। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया भर में कहर बरपा रखा है और जब तक इसकी कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं बन जाती, हमें इस महामारी के साथ ही जीना सीखना होगा। इसके साथ ही रेलवे ने एक ऐसे कोच का निर्माण किया है जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जाएगा। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के इस वायरस से बचाव के लिए कई उपाय किए हैं। कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने एक ऐसा कोच का निर्माण किया है जिससे यात्रियों को इस कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाएगा। इस कोच को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसी सुविधाएं हैं जिन्हें बिना छुए ही काम चल जाता है। साथ ही इसमें कॉपर कोटेड हैंडरेल और चिटकनियां लगाई गई है। साथ ही इसमें प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन है और टाइटेनियम डाइऑक्सीजन की कोटिंग है। इस कोच में 4 खूबियां हैं। इसकी पहली खूबी ये है कि इसमें ऐसी सुविधाएं दी गई है जिनके इस्तेमाल के लिए हाथों की ज़रूरत नहीं है। पानी के नल और सोप डिस्पेंसर को पैर से ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही लैबोरेटरी का दरवाज़ा, फ्लश वॉल्व, लैबोरेटरी के दरवाजे की चटकनी, वॉश बेसिन पर लगा नल और सोप डिस्पेंसर को पैर से ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी दूसरी खूबी यह है कि इसमें कॉपर कोटेड हैंडरेल और चिटकनियां हैं। इसकी वजह यह है कि कॉपर कुछ ही घंटों में वायरस को नष्ट कर देता है। कॉपर में एंटी माइक्रोबियल खूबी होती है। ये वायरस के भीतर डीएनए और आरएनए को नष्ट कर देता है। और इस कोच की तीसरी खूबी ये है कि इसके एसी डक्ट में प्लाज्मा एयर प्योरिफिकेशन की सुविधा है। ये प्लाज्मा एयर प्योरिफिकेशन एसी कोच में हवा को स्टेरिलाइज करता है। साथ ही कोच में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है। ये एक फोटो एक्टिव मटेरियल की तरह काम करती है। ये पर्यावरण के अनुकूल वाटर बेस्ड कोटिंग है जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोगों को मारती है और कोच के भीतर हवा की गुणवत्ता को बढ़ाती है। ये नॉन टॉक्सिक है और अमेरिका के FDA से सर्टिफाइड भी है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को सुरक्षित माना जाता है और इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। कोच के वॉश बेसिन, लैबोरेटरी सीट और बर्थ, खाने पीने की टेबल, ग्लास, विंडो और फर्श के साथ साथ हर उस जगह उसकी कोटिंग की गई है जो इंसान के संपर्क में आ सकती है और इसके साथ ही ये कोटिंग 1 साल तक खराब भी नहीं होती। अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो अवार्ड फंक्शंस भी ज़रूर देखते होंगे। अब फिल्म फेयर अवार्ड शो का 30 साल पुराना वीडियो सामने आया है। इसे देखकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बॉलीवुड फिल्म देखने वाले अवार्ड शोज और इसमें हो रही मस्ती को काफ़ी पसंद करते हैं। फिल्म फेयर एक पुराना और एक प्रेस्टिजियस अवार्ड शो है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे ना ही सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि खूब धमाल भी करते हैं। वैसे तो इस अवार्ड शो की रौनक तो सब ने देखी है। अब फिल्म फेयर शो का एक 30 साल पुराना वीडियो सामने आया है। इसे देखकर आप बेहद खुश होंगे। इसमें टाइगर श्रॉफ गोद में है और साथ ही ऋतिक, सलमान, आमिर और अभिषेक को पहचानना बेहद मुश्किल है। 35वें फिल्म फेयर अवार्ड शो का ये 30 साल पुराना वीडियो सामने आया है।
इसमें जूही चावला होस्ट के तौर पर नजर आ रही है। जैकी श्रॉफ टाइगर को गोद में लिए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, रेखा, अमिताभ बच्चन सभी यंग लुक में हैं। अभिषेक और ऋतिक काफी छोटे नजर आ रहे हैं। वहीं सलमान और आमिर खान भी देखने लायक हैं। राकेश रोशन के पीछे हल्की सी झलक ऋतिक रोशन की भी दिखाई देगी। भाग्यश्री, सोनू वालिया, शबाना आजमी और जया बच्चन सभी अपने यंग लुक में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार फिल्म फेयर ने 15 फरवरी को 65वां अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करवाया था। वहीं इस अवार्ड शो के होस्ट करण जौहर और विक्की कौशल थे। वहीं इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही और खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए गपशप न्यूज़ पर।